वेलकम बैक नाज़रीन। और जुल्फ़िकार अली बदर साहब भी ज्वाइन कर चुके हुए हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी कमर्शियल ब्रेक, लेकिन ज़रूरी होता है इसलिए मैं गई हुई थी पीपल्स पार्टी से। जुल्फ़िकार अली साहब, ये अभी हम देखे जो मुजाहिद साहब ने बात की पूरी, और खेलदास साहब भी बात कर रहे थे। आज का अहम एक मामला तो ये है ही है कि जिस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे जी। एक तरफ वजीर आजम को खत लिख दिया गया है सदर की जानिब से, आरिफ अलवी की जानिब से, कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। इसी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप भी करते रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए आपको भी। तो ये सारी सियासी जमातों को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ एक जमात है इस वक्त पाकिस्तान में जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, और बाकी सियासी जमातों को कोई कहता है कि फील्ड ही नहीं मिल रही, कोई कहता है कि लेवल प्लेइंग नहीं मिल रही, कोई कह रहा है कि फील्ड दे दें हम लेवल खुद ही कर लेंगे, कोई कह रहा है कि आने तो दें फील्ड में। इस तरह की बातें क्यों सुनाई दे रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा सैफी साहिबा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, मुझे नहीं पता बाकी पार्टियां क्यों कह रही हैं। बेसिकली ये तो एक आईनी और कानूनी हक है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये हुकूमत के आने यानी मियां नवाज शरीफ साहब के आने से बहुत पहले से ही लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे। तो अब तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बात करते हैं कि 9 मई के वाक़े में जो मुलव्वस है उनको छोड़ के तमाम सियासी लोगों को, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। और मैं तो इस पे पहले भी कॉलम भी लिख चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, ये डेली टाइम्स के अंदर पहले कई दफ़ा छप भी चुका है 3 किस्तों में, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। और वही बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि 88 के इलेक्शन से लेके 2008 के इलेक्शन तक पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन जीती भी है उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी ग्राउंड पे और जीतेगी। और लेकिन बुनियादी जो मौकफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल फोर्सेस को जो इलेक्शन में जा रही हैं यकसा मौके मुयसर करने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए कि तमाम के तमाम अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकें। और किसी एक को कोई फेवरेटिज्म जो है देते हुए नजर नहीं आना चाहिए हुकूमती इदारों की तरफ से। तो ये बड़ा जरूरी है और इसमें मुल्क की भी बका है, आइन और कानून की भी बका है, और पाकिस्तान के फ्यूचर का सवाल है इस सारे मामले के अंदर, ताकि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, मुल्क आगे तरक्की की राह पे गामजन हो सके। और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन से पहले इकट्ठे होके, जैसे पीडीएम की प्लेटफॉर्म पे बिलावल साहब ने सब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे किया था, अभी भी तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि इकट्ठे होके ये बात तय करें कि इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, ताकि इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आए तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करें। वरना अगर पिछले 2018 की तरह के इलेक्शन होंगे तो फिर इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, जो कि मौका देगी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को। फिर गरीब आदमी किधर जाएगा? यहाँ पे फिर तो बेरोजगारी और महंगाई जैसे बढ़ रही थी वैसे ही बढ़ती जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए ये जरूरी है कि इस मुल्क के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि इस मुल्क में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मुस्लिम लीग नून का और एमकेएम का इत्तेहाद हो गया है, और ये पहला इंतखाबी इत्तेहाद है जनरल इलेक्शंस का जो कि बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस भी हो गया है बिफोर इलेक्शंस। सो क्या पीपल्स पार्टी भी किसी के साथ इत्तेहाद कर सकती है, करने जा रही है, या फिर ऐसा कोई इरादा नहीं है? देखिए, पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। पीपल्स पार्टी का अपना एक नजरिया, फिलॉसफी, मैनिफेस्टो है, अपनी आइडियोलॉजी है। पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर लड़ेगी। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अगर समझेगी कि कोई चंद सीटों के ऊपर या किसी इलाकाई जमात पे या किसी जगह पे किसी पार्टी के साथ या किसी सीट के ऊपर कोई इत्तेहाद करने की जरूरत है, तो ये तो फिर किसी टाइम पे भी किसी जगह भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है। पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी और ऑप्शंस पीपल्स पार्टी ने अपने खुले रखे हुए हैं।
ठीक हो गया। मुजाहिद बरेलवी साहब, सर आपकी तरफ वापस आऊंगी। सर आपने दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू भी सुनी है। सर आप कैसे देखते हैं इस इत्तेहाद को जो नून लीग और एमकेएम का हुआ है, और ख़ास तौर पे आप कैसे देखते हैं पीपल्स पार्टी की उन तकरीर को जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और कुछ गिले शिकवे करने के हवाले से हो रही हैं? जी मुजाहिद साहब, मुजाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे लग रहा है मुजाहिद साहब किसी और से बात करने में लगे हुए, दोबारा उनको एक तो मुजाहिद साहब को सलाम है, और दूसरा रिदा एक और चीज मैं आपको बताऊं, इस सारे मामले के अंदर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ पहली दफा इत्तेहाद नहीं बना। आपको अगर याद होगा 1990 में पीपल्स पार्टी में से साहब ने यही बात बताई। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाम सादिक साहब को तोड़ के ये एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई और इत्तेहाद बनाया गया। उसके बाद 2002 के अंदर काफली को लाके पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, तो पीपल्स पार्टी के जितने भी आप इलेक्शन देख लें, पीपल्स पार्टी के मुखालफीन का इत्तेहाद जोड़ के कट जोड़ करके, लेकिन ये जितने भी इत्तेहाद होते थे ये फैसला करने वाली कुफ्तों की मदद से बनते थे और उन्हीं की मदद से इलेक्शन जीतते थे। ग्राउंड रियलिटी पे इनकी वुक्कत नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सके। अगर पीपल्स पार्टी के साथ ग्राउंड पे ये मुकाबला करें तो पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। हाँ, शहरों के अंदर कराची हैदराबाद के अंदर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडीज पे बहुत फर्क डाला है, अपना मेयर लेके आए हैं दोनों शहरों में, लेकिन बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे एमक्यूएम है, पीटीआई है, जमात इस्लामी है, वहां पे उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉकेट्स है, वहां पे पीपल्स पार्टी के साथ उनका मुकाबला है। तो जहां पे वो उनको वोट ज्यादा पड़ेंगे वो जीत जाएंगे, जहां पे पीपल्स पार्टी को वोट पड़ेंगे पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। तो मुकाबला ये है। लेकिन अगर तमाम सियासी कुव्वतें मिलके भी इलेक्शन लड़ ले तो जो पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे पीपल्स पार्टी ने ही जीतना है, लेकिन बाकी सीटों पे मुकाबला है और मुकाबला हो सकता है। मुजाहिद बरेलवी साहब आपको ये भी बताएंगे कि आ गए, मैं जरा वापस उनकी तरफ चली जाऊं। आप 88 के इलेक्शन में, 1990 के इलेक्शन में असगर खान केस है, 93 फिर 97 के इलेक्शन में एक सीट नहीं मिली, 2002 के इलेक्शन में एक सीट पीपल्स पार्टी के एमएनएस को तोड़ के पैट्रियट बना के एक सीट से जमाली साहब को वजीर आजम बनाया गया। मुजाहिद साहब इस बात के ऊपर मजीद रोशनी डाल सकते हैं? जी, मैं जरा मुझे जाने दें वापस उनकी तरफ ही। मुजाहिद साहब जी, मुजाहिद साहब, एक तो आपको जुल्फिकार अली बदर साहब सलाम कह रहे थे, दूसरा ये कि मुझे ये बता दें, मैं सवाल कर चुकी थी लेकिन शायद आप गालिबन बात कर रहे थे किसी से, उस वक्त आपने सुना नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ। मुजाहिद साहब, मेरा सवाल ये कि ये जो इत्तेहाद बना है मुस्लिम लीग नून और एमकेएम का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? प्लस जो पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड के गिले शिकवे और जो बात है और जो तकाजा है, मुतालबा है, उसको आप कैसे देखते हैं प्लीज? देखो, एक मैं बिल्कुल उस सियासत के हवाले से नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ अपने सिंध के ने जो सफर किया है, ये गालिबन ना पंजाब ने किया है, बलूचिस्तान का मामला दूसरा है और केपी का। मैं हम तो बातों से ये कहते रहे हैं कि जब भी सिंध में की जमात जो शहरी और 40 और 60 का फर्क कहने जो भी करें, अगर अपने यानी सूबे की जमात के साथ अलाय नहीं होगी और वो जाके पंजाब बेस पार्टी से करेगी तो इसका नुकसान इनके देही इलाकों को नहीं, इनके शहरी अवाम को होगा। सॉरी टू से एमकेएम के तवातुर से जो पहले फिर मैं तारीख में जाऊंगा, पहली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बनी, मोहतरमा गई वहां पर शहीद अजीजाबाद एमकेएम के वजह से। एमकेएम की पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट किसकी वजह से गिरी? एमकेएम की वजह से। नून लीग की हुकूमत किसमें आई? एमकेएम की वजह से। फिर आपको याद होगा कि नून लीग ने यहाँ पर एमकेएम पर पाबंदी लगाई, फौजी कोटे बनी, यही गवर्नर वो जो हकीम सईद की जब शहादत हुई थी। मकसद ये कि मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी एमकेएम पाकिस्तान बन गई है। उन साहब की नहीं बनी है जो लंदन से एक टेलीफोन करके शहर इस तरह बंद करते थे कि जिना कोर्ट से लेकर स्टेट बैंक में ताले लग जाते थे। आज बातें कर रहे हैं ना ये लोग जो आपके जो सिंध के जो बड़े बड़े मैं नाम नहीं लूंगा जो इदारे और एजेंसियां, हमने क्या कर रहे थे उस वक्त? 20 साल तक आप अजीजाबाद के यहाँ नाक करते रहे, आपके मीडिया हाउसेस, आपके इदारों और एजेंसियों के बड़े बड़े तुलम खान और सियासी जमातों के 20 साल तक यहाँ सन्नाटा खा जाए। थैंक गॉड हम जैसे जो लोग थे उसमें शामिल नहीं थे। और आज इन्होंने फिर गलती करी, इन्होंने लाहौर जाकर जो मुआहदा किया है नून लीग से, देखिए कोई सियासी मुआहदे होते हैं, इंतखाबी मुआहदे होते हैं,
लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की दुश्मनी भी करेंगे, इससे सफर सिंध के शहर देही इलाकों के लोग नहीं करेंगे। मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा रहेगा, आप जानती हैं मेरा वो नहीं है ना, और करेंगे इसका सफर करेंगे सिंध के शहरी इलाकों के लोग। मैं ना उर्दू स्पीकिंग कहूंगा ना महाजिर कहूंगा। और आप बताइए, सबसे बुरा हाल हमारा है, 1,20,00,000 बच्चे सिंध में स्कूल नहीं जाते। रेदा बीबी आपको पता है, 1.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाता, 2.5 करोड़ जो नहीं जाते ना, जो सारी दुनिया में। आप ये हाल है हमारे यहाँ स्कूल का, सड़कें खंडर बन गई हैं आपके यहाँ, बेरोजगारी का क्या हाल है, आप क्या बात कर रही हैं। आपको चाहिए था कि आप, सॉरी टू से, कि आपने जो भी आपका सियासत हो, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जिस सूबे में आपकी अपनी वो जमात जो 12 वज़ीर आला भी है, खुदा न करे, या हो सकता है खुशकिस्मती से खुदा न करे, सॉरी गलत इस्तेमाल कर, वो इस्लामाबाद में बैठ गई, फिर आप क्या दे सकेंगे अपने वोटरों को। वो वोटर जिन्होंने आपको एक नशिस्तों पर नबील गबोल जैसे शख्स को फेडरल एरिया से आपने 1.5 लाख वोट दिलवा दिए, जिसका ताल्लुक ही नहीं था फेडरल एरिया से। और उस शख्स ने क्या करा, या इन लोगों ने क्या करा, यानी सिंध के शहरी अवाम ने आपको इतने वोट दिए हर बार, उसके बाद आपने उन्हें क्या दिया। कराची शहर जो है खंडर बन गया, कराची शहर जो है बेरोजगार नौजवान जो है खुदकुशियां कर रहे हैं, अब मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। सफर हम लोगों ने किया है, सिंध के शहरी लोगों ने। और मैं बिल्कुल डायरेक्ट आपके तौर से मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार साहब और खालिद साहब बैठे हैं, आप वो गेम ना करिए, उसका हिस्सा बनिएगा, या ना वो गेम खेलने की कोशिश करें जो लंदन से एक जमाने में खेला जाता था। हालांकि मैं उनका भी वो उनके साथ जो राब्ती अगर हुई है या हो रही है वो एक अलग बात है, उन्हें तो मुल्क छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था, जिस तरह ये लोग मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए मैं इमरान खान को कहता हूँ, और एक आखिरी बात सुन लो रेजा, अगर ये जैसे हटके है, मिस कैलकुलेशन हुई उन लोगों ने जिन्होंने इमरान खान को बाहर निकाला। मिस कैलकुलेशन, वो समझते थे ये इलाज के लिए बाहर चला जाएगा, ये 24 घंटे जेल बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बड़ा जमाइमा का शौहर है, ये कप्तान है, ये इसने कभी वो नहीं देखा। तमाम ऐसे तमाम बातें इमरान खान ने अपने किरदार से बता दी कि ना वो इस तरह। मैं कोई इमरान खान का हामी नहीं हूँ, वो तो एक जिद्दी आदमी है, वो सियासतदान भी नहीं है, ना सियासत बनने की कोशिश की। ऐसे ऐसे लोग उन्होंने सदर गवर्नर बना दिए। मकसद ये है कि इस वक्त जो MKM ने जाकर नून लीग के साथ मुआहिदा किया है, और अब इसके जवाब में जो कुछ पीपल्स पार्टी करेगी उसे सफर करेंगे। सॉरी टू से, मैं यहाँ कराची वाला या उर्दू वाला बनने की कोशिश नहीं करूंगा, सफर हम लोग करेंगे, रिदार सिंध के लोग। सही। खेलदा साहब आपकी तरफ आऊंगे। खेलदा साहब, खेलदा साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। खेलदा साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपने जाहिर से बड़े पेशेंस के साथ जुल्फिकार अली बदर साहब को भी सुना, मुजाहिद साहब की जो रिजर्वेशंस है वो भी आपने सुनी है। क्या वाकई ऐसा है कि कोई दुश्मनी में ये मुआहिदा हुआ है, ये इत्तेहाद हुआ है पीपल्स पार्टी की, जिसकी तरफ इशारा है मुजाहिद साहब का, या फिर क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मुआहिदा करना पड़ा? आप क्या समझते हैं? देखें, हमने दुश्मनी की सियासत ना की है ना करेंगे। हमने वो 90 वाली सियासत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने कायम किया, उसको दफन कर दिया था। नफरत की सियासत, इंतशार की सियासत हम नहीं करेंगे। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अलग अलग जमातें हैं, उनका अपना मंशूर है, अपनी पॉलिसीज है। और जब हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी, हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बना, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। तो अब हम इलेक्शन में हैं, हमारी सियासी मुखालफत जरूर रहेगी, दुश्मनी नहीं रहेगी। हम एक दूसरे की सियासी कामों पे, गवर्नेंस पे जरूर तनकीद करते रहेंगे, अपनी इलेक्शन लड़ेंगे, मगर हम दुश्मनी की हद तक नहीं जाएंगे। क्योंकि आपने देख लिया, जो दुश्मनी जिन्होंने की, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। जिन्होंने अना और तकब्बुर की सियासत की, गुरूर की सियासत की, उसने पाकिस्तान को आज काम पहुंचाया। तो वो सियासत नहीं करनी चाहिए। हम सियासत करेंगे मुल्क की तामीर के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए। और ये जो इत्तेहाद बना है, या जो बाकी जमातों से हम इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं सिंध में, वो सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए कर रहे हैं, इस मुल्क की तरक्की के लिए कर रहे हैं। ये हमारा सियासी हक है। अगर पीपल्स पार्टी, तो मुझे नहीं पता, बराए मेहरबानी होल्ड। जी
अच्छा, मेरे ख्याल से खेलदार साहब की कॉल डिस्कनेक्ट हुई है, हम दोबारा उन्हें कनेक्ट करते हैं। इन अ मीन वाइल मैं वापस आती हूँ जुल्फ़िकार अली बदर साहब की तरफ। जुल्फ़िकार साहब, ये सारी सिचुएशन इस वक्त जो है, अब अलायंस की भी सामने है, सब कुछ सामने है, वो माशी प्लान, वो स्ट्रैटेजी क्या है पीपल्स पार्टी की जिसको वो बेस बना के आगे इलेक्शन में जाएगी? क्योंकि आज भी मैं सुन रही थी गालिबन शाजिया मरी साहबा की बात, कही थी हमारे पास आइडियोलॉजी है जो बाकी सारी सियासी जमात है। वो आइडियोलॉजी क्या है? देखिए 3 साल के लोग ये सवाल करते हैं, मैं नहीं कह रही बट पीपल से दिस, कि 3 साल की लगातार तख्त आपको मिला। 2008 में तो वफाक भी आपके पास था, अभी भी रिसेंट भी जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें आपके पास लोकल गवर्नमेंट से लेकर फेडरल अप राइट्स तक आपके पास सारे राइट्स थे। हमेशा पीपल्स पार्टी को राइट्स मिले, लेकिन डिलीवर उस एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंच सकी जिस पे होना चाहिए। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ है, लेकिन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये समझती है कि हमें आइडियोलॉजी के ऊपर रहते हुए अब उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम, जो भुट्टो साहब की फिलॉसफी थी और बीबी शहीद उस मिशन को आगे लेके चली, उसी चीज को लेके हमने आगे चलना है। भुट्टो साहब ने नारा दिया था रोटी कपड़ा और मकान का, जो बेसिक नेसेसिटीज है, और बीबी शहीद जब आई 2007 के अंदर, तो उन्होंने उस नारे के अंदर ऐड किया रोटी कपड़ा और मकान, इल्म रोशनी सेहत सबके लिए काम। तो इस नारे को ऐड ऑन किया था। और अब बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं सबके लिए काम के अंदर, के लोगों को नौकरियां भी देनी है, रोजगार भी देना है, और ज्यादातर कारोबारी मौके, एंटरप्रेन्योरशिप का फरोग देना है, ताकि खास तौर पे ये जो 67% ऑफ द यूथ विच इज अंडर द एज ऑफ 40, और फिर उसके अंदर 68% है। मैं भी पिछले दिनों जब बात कर रही थी चाइना में भी, एंड आई वाज टॉकिंग, चाइना में भी यही बात हो रही थी, 68% पॉपुलेशन इस वक्त यूथ है पाकिस्तान के पास। चले 67 की जगह 68 कर लेते हैं। हाँ। ये जो 68% ऑफ द पॉपुलेशन एंड द एज ऑफ 40, इसको टारगेट करना है, इनको चैनलाइज करना है, इनको मेंटोर करना है, ट्रेन करना है, इनको डेवलप करना है, इनको मौके देने हैं, अपॉर्चुनिटीज देनी है, ताकि जो जो जिस फील्ड में जाना चाहे, कोई कारोबार करना चाहे, जॉब करना चाहे, या उनको हमें फैसिलिटेट करना है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी अपना बेहतर इकोनॉमिक प्लान ले आएगी, वो लोगों को ये मौके दे देगी। क्योंकि देखें, बहुत सारे मैनिफेस्टो जो हैं, वो चीजें मैनिफेस्टोस के अंदर एक दूसरे के पॉलिटिकल पार्टी के, वो चीजों को वो आपस में पॉइंट्स ओवरलैप करते हैं, तो ऑलमोस्ट आ जाके चीजें करीब करीब सेम ही होती हैं कुछ चीजों के अलावा। लेकिन आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप देखें, सेहत के अंदर सिंध में कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन लेके आई है कि NICVD, कैम्बेट और SIUT लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है। साइबर नाइफ से, रोबोटिक्स से, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कहीं से, सारी दुनिया से भी लोग आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं सिंध में। अब यही चीज अगर हम पंजाब में, KP में, बलोचिस्तान में, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में इसको एक्सपेंड करें, तो हेल्थ फैसिलिटी बढ़ सकती है। यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक हो गया, ठीक है। जुल्फ़िकार साहब, वापस खेलदास साहब ने ज्वाइन किया, उनका मैं चाह रही थी कि वो कंप्लीट कर लें, वापस आऊंगी फिर आपकी तरफ। जी खेलदास साहब। रिदा, मैं बात कर रहा था, जी। सिंध में जब भी कोई तरक्की हुई है, आप 2013 में देख लें, कराची का अमन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नवाज शरीफ का वजीर आजम थे, सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड किया, तमाम कराची स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड किया, और अस्करी क़यादत को कानून साथ करके दी, उनने इस शहर को पूरा मन किया। आप ग्रीन पर देखें, पहली दफा कराची में मुस्लिम लीग नून ने उसका आगाज किया। कराची हैदराबाद मोटरवे हो या सखर मुल्तान मोटरवे हो, उसका वो भी 2013 में बना। अभी जो हैदराबाद सखर मोटरवे 4.25 साल में नहीं बन सका, इसमें भी संगे बुनियाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रखा। बदकिस्मती से यहाँ सिंध के जो DCs ने करप्शन का जो बाजार गर्म कर रखा था, उसका शिकार हो गया। मगर हम सिंध की आवाम को यकीन दिलाते हैं कि इस मंसूबे को भी नवाज शरीफ साहब आकर मुकम्मल करेंगे। इसी तरह लियारी एक्सप्रेस वे, कई सालों से उसका संगे बुनियाद रखा गया, मगर वो काम बंद था, वो भी 2013 से 18 तक मुकम्मल हुआ, आज चल रहा है। तो K4 का मंसूबा हो, कराची में अब जो गंदगी है, जो पानी का इशू है, पानी के लिए K4 के पैसे पहले भी हमने रखे, फिर अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने
आके उसका काम का भी आगाज किया है। तो ये सारे जो कराची के बड़े मंसूबे हो, सूबे सिंध के मंसूबे हो, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का बड़ा अहम किरदार है। सिंध का, पूरी सिंध का अमन की बात हो, डाकू कल्चर का खात्मा हो, इससे गरीबों में, किसानों में जमीन तकसीम की, वो भी नवाज शरीफ साहब ने की। तो मतलब मुस्लिम लीग नून चाहती है कि सिंध में जो एहसास महरूमी है सूबे की, कराची से लेके कश्मीर तक, वो ये सोचते हैं कि पंजाब सिर्फ पाकिस्तान है, तो नहीं, पाकिस्तान सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, KPK भी है और पंजाब भी है। तो पूरा जब सब में यकसा तरक्की होगी, आवाम भी खुश होगी, ये मुल्क भी आगे बढ़ेगा। मगर बदकिस्मती से ये है कि 18वीं तरमीम हमने लाई थी, हम उसके हामी हैं, मगर उसका फेल सिंध को नहीं मिला है। वसाइल सारे सूबों के पास आ गए, सिंध के वजीर आला, वजीर आज़म से ज़्यादा जो है बातचार है, तो वो फेज हमें 18वीं तरमीम का इस सूबे के अवाम को नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि सिंध की अवाम को एक जो है मुतबादल दें, और सिंध को हम कराची को लाहौर जैसा बनाएंगे, हम हैदराबाद को फैसलाबाद जैसा बनाएंगे, हम सखर को गुजरांवाला जैसा बनाएंगे। अगर सिंध की अवाम कराची से लेकर कश्मीर तक हमें मैंडेट देती है, हम अपने जो हम ख्याल इसादी हैं, जिनसे शहरी सिताब MPO में है, फंक्शन लीग है, JUIF है, जो भी स्टेक होल्डर, इलेक्टेबल है, आज़ाद उम्मीदवार, हम सबको इकट्ठा करके हम चाहते हैं कि ऐसी मजबूत हुकूमत बनाए ताकि सूबे की हम तरक्की कर सकें। और कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। अगर सिंध की अवाम पीपल्स पार्टी को मैंडेट देती है, हम वेलकम करेंगे। हम अगर सिंध पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी है, वो जाके पंजाब की अवाम को बताए कि हम सिंध जैसी पंजाब बनाएंगे। अगर पंजाब के लोग समझते हैं कि हाँ वाकई सिंध जैसा बना देंगे, तो वो तो यार वोट नहीं देंगे। अगर उनके पास कारकर्दगी है, पंजाब के अवाम को कायल करे, KPK के अवाम को कायल करे, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें बिलावल भुट्टो साहब के वज़ीर आज़म बनने पे एतराज़ नहीं है, तो इनको भी नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। लाहौर और लाड़काना की सियासत, अब ये तफरीक की सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें सबको मिलकर, नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी तकरीर में जो कहा था कि तमाम जमातें मिलकर और तमाम इदारे आइन में रहकर अपना अपना किरदार अदा करें, मिलकर इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना रोल जो है वो अदा करें। तो हम तो चाहते हैं इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। अवाम भी समझदार है। आज आम आदमी का मसला महंगाई है। आज जो बिजनेस कम्युनिटी है कराची की, उनको जो इशू है, वो सब लोग चाहते हैं कि हमें सस्ती बिजली मिले, हमें सस्ती चीनी मिले, सस्ता आटा मिले। जो इश्यूज हैं, हम गवर्नेंस को बेहतर करें, हम अपनी कारकर्दगी, मुस्लिम लीग नून के पास एक लंबी दास्तान है कारकर्दगी की। एक हम अभी भी जो मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की अवाम हमें वोट करेगी, हमें सपोर्ट करेगी, तो हम अपनी हुकूमत बनाएंगे जो उनको नजर आ रही है सबको। तो सिंध में भी इसी तरह मरकज की तरह हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत हो। सही, बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा मुजाहिद साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुजाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? मुजाहिद साहब, अच्छा मुजाहिद साहब जरा ब्रेक पे चले जाते हैं, दोबारा मुजाहिद साहब से कनेक्ट कर लेंगे लास्ट कमेंट लेने के लिए। जुल्फिकार की तरफ आऊंगी। जुल्फिकार, बस लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। जुल्फिकार, ये जो बात उन्होंने की कि किसी से लड़ाई नहीं है, प्रोजेक्ट्स उन्होंने गिनवाए अपने पूरे, वो बातें, वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो मुस्लिम लीग नून ने किए हैं, जो कराची में से लेकर जो पंजाब तक वो सारे बता रहे थे, तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से वो कहते हैं कि जी जाहिर सी बात है ये इत्तेहाद हुआ है ताकि यहाँ पे लोगों को रिलीफ दिया जाए। सो आप क्या कहेंगे जी जुल्फिकार साहब, बस क्विकली, क्योंकि लास्ट कमेंट है, फिर मैं वाइंड अप करूंगी जी। देखिए, बात यह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 2008 से के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने CPEC का प्रोजेक्ट, तापी गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट, ईरान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट, ये वो प्रोजेक्ट साइन किए थे जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर थे, पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम के लिए किस्मत चेंज करनी थी। 2013 के बाद इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट उस तरीके से नहीं चल सका। ईरान गैस पाइपलाइन को ही कंप्लीट कर दिया जाता तो आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री को और हाउस होल्ड को सस्ती गैस मिल रही होती, आपकी सस्ती बिजली बन रही होती, आपके ये बिजली के मिसाइल नहीं होने थे, लोड शेडिंग नहीं होने थी, आपकी तमाम इंडस्ट्री को सस्ती गैस की सस्ती बिजली मिल रही होती, आपका जो प्रोडक्ट है वो इतनी सस्ती यानी कंपेटिटिव प्राइस पे बनता, आप इंटरनेशनल मार्केट में तमाम कंपेटिटर से compete कर रहे होते, आपके फॉरेन रिजर्व्स आते, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रिजर्व बढ़ते,
पाकिस्तान का जो जेर मुबादला है उससे आने से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर होती। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो विजनरी काम किया उसको आगे क्यों नहीं लेके गए? ये जो काम है ये पीपल्स पार्टी ही आके कर सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अच्छे काम किए, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हमें मियां साहब, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मियां साहब जब भी आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको पाकिस्तान आने पे वेलकम किया। जब वो जा रहे थे कहा था ना जाए, सियासी फैसला करें, यहीं पे रहें, मुश्किल है गुजर जाएगी, लेकिन बहरहाल वो चले गए। अब वापस आने पे हमें तो हमारी लीडरशिप को मियां साहब या किसी भी लीडरशिप से कोई नहीं है, बल्कि हमारी लीडरशिप पीपल्स पार्टी की ऐसी है जो रवादारी इज्जत की सियासत करती है और तमाम लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बैठ के बातचीत करती है और किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करती। बात ये सिर्फ बताने की ये है कि पीपल्स पार्टी ही एक ऐसी ग्राउंड की पार्टी है जो आने वाले टाइम में आके वो ठीक हो गया, आपका कमेंट आ गया है। मुजाहिद साहब, वन लास्ट कमेंट लूंगी आपसे। मुजाहिद साहब, बस क्विकली। मुजाहिद साहब, इलेक्शंस तो हो रहे हैं ऑफ कोर्स। अच्छा रेदा, इनको तो खूब वक्त दे दिया बोलने का और मुझे एक लाइन कह रही हो। नहीं नहीं, एक लाइन नहीं कह रही, मैंने कहा वन लास्ट कमेंट ले रही हूँ, लास्ट कमेंट आपसे ले रही हूँ। जी बताइए। मैं तो खैर ये अली बदर की इसलिए कदर करता हूँ कि ये बहुत बड़े बाप के बेटे हैं जी, जिन्होंने कोड़े खाए थे ज़िया-उल-हक के दौर में। वो ज़िया-उल-हक जिन्हें अब ये सब नहीं कहेंगे अली बदर, जिन्हें मियां नवाज शरीफ अपना मेंटोर कहते थे, और मियां नवाज शरीफ ज़िया-उल-हक की वो जो कब्र थी वहां पर जाके कहते थे मैं मिशन पूरा करूंगा। एक दिन मैंने पूछा खेलदार से, सीनियर आदमी से, कि भाई ज़िया-उल-हक का मिशन क्या था जो आपने पूरा करा कोड़े खाने का? ये जो इज्जत करते हैं जहांगीर अली बदर साहब, क्योंकि नौजवान है, सियासत करना आ गई है, इस तरह करने, मैंने पूछे क्या हुआ था। आप लोग इस तरह की बात ना करें। और वो मैं इसलिए कह रहा था कि 90 की दहाई वापस आ गई है, आ रही है, गेम प्लानर ये चाह रहे हैं, और आप दोनों मिलकर अगर ये कोई खेल खेलेंगे, खेलदार साहब से नहीं कह रहा, आप उस फरीक को बाहर रखने की कोशिश मत करें। आप उसको जेल से बाहर लाएं, खासतौर पर वो खवातीन जो 5-9 माह से 9 मई के वाकये साने में जो जिम्मेदार है उसको मैं कहता हूँ खुलेआम फांसी दें, लेकिन 37 औरतों को जेलों में आप रखें। आप लोगों को अपनी मरियम नवाज की 4 दिन की जेल याद रहती है, इनको शहीदों की याद रहती है, अली बदर को अपनी खवातीन की। ये क्या खवातीन नहीं है? क्या ये किसी दूसरे मुल्क की है? ये क्या? तो इन लोगों को सोचना चाहिए। सॉरी टू से मुझे अली बदर और खेलदार से कहना पड़ेगा, वो मेरे ख्याल मुझे गलत कह रहा हूँ, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, मासूम लोग हैं। अगर ख्वाजा साहब रफीक आएगा या इनका कोई बड़ा लीडर आएगा, इनका कुंडी शुंडी, तो मैं उनसे पूछूंगा कि तुम लोग जो सियासत बातें करते हो इस तरह मत करें, तीसरे खिलाड़ी को बाहर मत करें। तहरीक इंसाफ को बाहर रख के अगर आपने इलेक्शन लड़ा, आप ये इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा, ठीक हो गया, कोई नहीं मानेगा। और आप, और वैसे भी गेम प्लानर का गेम इसलिए नाकाम हो चुका है कि अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, मिस कैलकुलेट कर रहे थे अली बदर। वो समझते थे कि जेल में डालने से सियासत समझ में आती है, भुट्टो को फांसी चढ़ा करके सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ चले 4 साल बाहर रहे कि उसकी सियासत खत्म हो गई। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई, पर्टिनेंट पॉइंट। बहुत शुक्रिया खेलदार साहब, मुजाहिद रिजवी साहब, जुल्फिकार अली बदर साहब, तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेजबान रस रफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।